नमस्कार जी, भारत में आपका स्वागत है। मैं हूँ एआई एंकर जीनिया। देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ मैं हाजिर हूँ। सबसे पहले बात विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियों से जुड़ी खबरों की। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। 6 राज्यों में नए प्रभारी बनाए गए हैं। वहीं बिहार, राजस्थान के अध्यक्ष भी नए बनाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने संगठन में कई अहम बदलाव करते हुए 6 राज्यों में नए प्रभारी नियुक्त किए हैं। इसके साथ ही बिहार और राजस्थान के प्रदेश अध्यक्षों की भी घोषणा की गई है। मदन राठौड़ राजस्थान बीजेपी के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। राज्य में भारतीय जनता पार्टी को मजबूती देने के लिए ये कदम उठाया गया है। वहीं बिहार में दिलीप जायसवाल को प्रदेश अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। बीजेपी नेतृत्व को विश्वास है कि दिलीप जायसवाल के नेतृत्व में बिहार में पार्टी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सकता है। 6 राज्यों में बीजेपी ने नए प्रभारियों को भी नियुक्त किया है। असम में हरीश द्विवेदी, चंडीगढ़ के लिए अतुल गर्ग, लक्षद्वीप में अरविंद मेनन, राजस्थान के लिए राधा मोहन दास अग्रवाल, तमिलनाडु के लिए अरविंद मेनन और राजदीप रॉय को त्रिपुरा के प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस बदलाव की घोषणा की है। लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी में बदलाव की अटकलें लग रही थीं। प्रभारियों की नियुक्ति से इस बदलाव की शुरुआत हो गई है। अलग अलग राज्यों में आगे होने वाले विधानसभा चुनाव के नजरिए से बीजेपी की यह नियुक्ति अहम है। उत्तर प्रदेश में नेता और अफसर के बीच खींचतान पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्लियर कर दिया है। सीएम योगी अपनी पार्टी के विधायकों, सांसदों और स्थानीय नेताओं की मीटिंग ले रहे हैं। इसी मीटिंग में नेताजी ने सीएम से अफसरों की शिकायत की। कहा, अफसर काम नहीं करते, हमारी बात नहीं सुनते। इस पर योगी ने उन्हें कार्रवाई का भरोसा तो दिया, लेकिन शर्त के साथ। उन्होंने कहा, अगर पक्के सबूत लाएंगे तो अफसर पर जरूर कार्रवाई करेंगे। लेकिन इसी बात की तो टेंशन है, मंत्री विधायक सबूत कहां से लाएंगे? और अगर सबूत नहीं लाएंगे तो अफसर पर बाबा एक्शन कैसे लेंगे? क्योंकि बाबा ने तो कह दिया है कि पक्का सबूत लाएंगे तभी अफसर पर कार्रवाई करेंगे। तो अब आगे का रास्ता क्या है? सबूत वाली ये कहानी शुरू कहां से हुई, अब इससे समझिए। यूपी में विधानसभा उपचुनाव से ठीक पहले योगी आदित्यनाथ प्रदेश के सभी मंडल के एमपी, एमएलए और एमएलसी से मिल रहे हैं। योगी ने मेरठ मंडल के नेता और प्रयागराज मंडल के सांसदों और विधायकों से मुलाकात की। पिछले कुछ दिनों में यूपी के साथ योगी ऐसी मीटिंग कर चुके हैं। इस मीटिंग के जरिए सीएम हर सीट का फीडबैक ले रहे हैं और सभी जनप्रतिनिधियों को सलाह दे रहे हैं कि वो एकजुट होकर उपचुनाव लड़ें, जनता के साथ नियमित रूप से संवाद बनाएं, जनता की समस्याओं को लेकर संवेदनशील रहें। कहा जा रहा है कि एक दिन पहले सीएम दफ्तर में मुलाकात के दौरान मुरादाबाद मंडल के विधायकों को जब योगी ऐसी ही सलाह दे रहे थे तो कई विधायकों ने अफसरों की शिकायत की। उन्होंने कहा कि जनता से जुड़ी समस्याओं का समाधान इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि अफसर उनकी बात ही नहीं सुनते। इससे जनता के बीच पार्टी की इमेज को नुकसान पहुंच रहा है। तब जाकर योगी ने कहा कि अगर ऐसा है तो उन अफसरों के खिलाफ पक्के सबूत लाएं ताकि कार्रवाई की जा सके। बीजेपी के कई नेता योगी की शर्त को सही बता रहे हैं। यूपी में लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी की हार की एक बड़ी वजह अधिकारियों की मनमानी भी थी। ऐसा दावा पार्टी की रिपोर्ट में किया गया। लेकिन सवाल है, क्या योगी की शर्त बीजेपी के सांसद और विधायक पूरी कर पाएंगे? देश आज कारगिल विजय दिवस मना रहा है। आज से 25 साल पहले भारतीय सेना ने पाकिस्तान को धूल चटा दी थी। 600 से ज्यादा जवानों ने देश के लिए शहादत दी और इसी शहादत को श्रद्धांजलि देने के लिए पीएम मोदी कारगिल पहुंचे। वॉर मेमोरियल में शहीदों को श्रद्धांजलि दी। पहली बार है कि देश के प्रधानमंत्री ने कारगिल पहुंचकर शहीदों को याद किया, कारगिल के वीर जवानों को सलाम किया। इस दौरान कारगिल में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। राष्ट्रपति भवन के 2 प्रतिष्ठित हॉल, दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदल दिया गया है। अब दरबार हॉल को गणतंत्र मंडप के नाम से जाना जाएगा, तो अशोक हॉल भी अशोक मंडप के नाम से जाना जाएगा। राष्ट्रपति भवन की शान यानी दरबार हॉल, अब तो ये गणतंत्र मंडप बन चुका है। राष्ट्रपति भवन की तरफ से इसका नाम गणतंत्र मंडप कर दिया गया है। न जाने इतिहास के कितने वैभवशाली पलों को समेटे हुए हैं ये गणतंत्र मंडप। राष्ट्रीय पुरस्कारों के वितरण जैसे महत्वपूर्ण समारोहों का आयोजन इसी गणतंत्र मंडप में ही तो होता आया है।
ब्रिटिश काल में इसी हॉल में वाइसरॉय का दरबार लगता था। भारत के गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी से लेकर 15 अगस्त 1947 को पंडित नेहरू ने स्वतंत्र भारत की प्रथम सरकार की शपथ भी यहीं ली थी। राष्ट्रपति भवन द्वारा जारी बयान में कहा गया है, दरबार शब्द का आशय भारतीय शासकों और अंग्रेजों के दरबार और सभाओं से है, लेकिन भारत के गणतंत्र बनने के बाद दरबार शब्द की प्रासंगिकता खत्म हो गई। गणतंत्र की अवधारणा प्राचीन काल से ही भारतीय समाज में गहराई से निहित है, इसलिए गणतंत्र मंडप इस स्थल के लिए उपयुक्त नाम है। तो दूसरी तरफ शोभा और भव्यता बढ़ाता अशोक हॉल, जो अब अशोक मंडप बन चुका है। इस हॉल में दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों और विदेशी मेहमानों के लिए राजकीय भोज आयोजित होता है। राष्ट्रपति भवन द्वारा जारी बयान में कहा गया, अशोक हॉल का नाम बदलकर अशोक मंडप करने से भाषा में एक रूपता आएगी और अंग्रेजीकरण के निशान मिटेंगे। साथ ही अशोक शब्द से जुड़े प्रमुख मूल्यों को भी कायम रखा जाएगा। अब बदले हुए नाम पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने तंज कसा है। उन्होंने कहा, दरबार की कोई अवधारणा नहीं है, लेकिन शहंशाह की अवधारणा है। इससे पहले मुगल गार्डन का नाम भी बदलकर अमृत उद्यान किया गया था। क्या 119 साल बाद एक बार फिर बंगाल का बंटवारा होगा? क्या एक बार फिर हिंदुस्तान के बंगाल को विभाजन का दर्द सहना होगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि बंगाल में मौजूद बीजेपी के बड़े नेता ने पश्चिम बंगाल के ऊपरी हिस्से यानी उत्तर बंगाल को नॉर्थ ईस्ट में शामिल करने का प्रस्ताव प्रधानमंत्री मोदी को दिया है। अब इस तरह के प्रस्ताव पर राजनीतिक घमासान मचना ही था और हो भी कुछ ऐसा ही रहा है। कला, साहित्य, संस्कृति और खान पान के साथ साथ पश्चिम बंगाल की सियासत भी देश को चौंकाती रही है और इस बार बंगाल बंटवारे की आवाज ने पश्चिम बंगाल की सियासत में उबाल ला दिया है। सबसे पहले आपको बता दें कि बंटवारे का ये सियासी बोल शुरू कहां से हुआ। दरअसल बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव दिया है, जिसमें उत्तर बंगाल को नॉर्थ ईस्ट में शामिल करने की बात कही गई है। सुकांता हारातजूमदार ने बुधवार को पीएम मोदी से मिलकर बंगाल बंटवारे का प्रस्ताव पेश किया। सुकांता मजूमदार के मुताबिक अगर उत्तर बंगाल को पूर्वोत्तर भारत में शामिल किया जाता है तो बंगाल के इस हिस्से को केंद्र सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा। पश्चिम बंगाल बीजेपी के बड़े नेता सुकांता मजूमदार ने पीएम मोदी के सामने बंगाल बंटवारे का प्रस्ताव रखा, लेकिन अब बीजेपी के भीतर ही इस प्रस्ताव का विरोध शुरू हो गया है। लाखों छात्र जिस परीक्षा का इंतजार कर रहे थे, उसकी तारीखों का ऐलान योगी सरकार ने कर दिया है। यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने सिपाही भर्ती परीक्षा की नई डेट शीट जारी कर दी है। अगस्त महीने में 5 दिन परीक्षा करवाई जाएगी। आखिरकार यूपी के युवाओं का इंतजार खत्म हो गया। अगस्त के आखिर में यूपी पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा दोबारा होगी। परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को परीक्षा होगी। हर दिन 2 शिफ्ट में परीक्षा होगी। एक शिफ्ट में 5 लाख अभ्यर्थी पेपर देंगे। कुल 50 लाख के करीब अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। 60,244 पदों के लिए ये परीक्षा होगी। इसी साल 17 और 18 फरवरी को सूबे के 75 जिलों में सिपाही भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी। परीक्षा के पेपर लीक की खबर आने के बाद छात्रों ने प्रदर्शन किया। एसटीएफ की जांच में पेपर लीक की बात सामने आते ही योगी सरकार ने परीक्षा रद्द कर दी थी। उस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 6 महीने के अंदर दोबारा परीक्षा कराने का आदेश दिया था। अगस्त में 5 दिनों तक ये परीक्षा होगी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की वजह से 4 दिनों का गैप रखा गया है। सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए इस बार 1200 सेंटर बनेंगे। सरकारी और एडेड स्कूलों को ही सेंटर बनाया जाएगा। अभ्यर्थियों को नए एडमिट कार्ड जारी होंगे। यूपी की योगी सरकार ने पेपर लीक को लेकर सख्त कानून लागू किया है। पेपर लीक जैसे मामले में 1 करोड़ का जुर्माना और आजीवन की सजा या फिर दोनों हो सकती है। पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है तो जमीन पर आफत है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में आसमानी आफत से हाल बेहाल है। आसमानी आफत का कहर देखिए। पहाड़ पर बारिश हो रही है और जमीन पर कोहराम मचा हुआ है। सड़कें नदारद हैं। खेत और खलिहान गायब हो चुके हैं। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी। भारी बारिश के बाद सड़कें नदी का रूप ले चुकी हैं। ये वीडियो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का है, जब भारी बारिश के बाद
पूरा इलाका सैलाब में समा गया। लोगों को एक तरफ से दूसरी तरफ जाना दुभर हो गया। देखिए, सैलाब के बीच ट्रैक्टर और ट्रॉली का क्या हाल हो गया। बीच में ही ट्रैक्टर फंस गया। लाख कोशिशों के बाद भी ट्रैक्टर को निकालना मुश्किल था। तब जेसीबी मशीन की एंट्री हुई और घंटों की मशक्कत के बाद ट्रॉली को बाहर निकाला गया। हालत ये हो गए हैं कि लोग जान जोखिम में डालकर इस पार से उस पार जा रहे हैं। इसी बीच बाइक सवार भी सैलाब में फंस गया। बाढ़ से करीब 2 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। ये हालात तब बने जब पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश हुई। 10 सालों में 2 बार ऐसी भयावह बाढ़ की स्थिति बनी। क्या आपने कभी पानी के प्रेशर से बुलडोजर उठती हुई देखी? सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो गया जिसमें पानी ने अपने ताकत दिखाई। ये वीडियो देखिए, जमीन से पानी तेज प्रेशर के साथ निकलता दिखाई दिया। प्रेशर इतना तेज जो कई फीट ऊंचाई तक फव्वारा जैसा निकलता दिखा, जिसको रोकने के लिए बुलडोजर की मदद ली गई। बुलडोजर से प्रेशर रोकने की कोशिश की गई, जिससे हल्की सी बुलडोजर हवा में उठती नजर आई। जिसके बाद चालक ने सोचा कि दूसरे तरीके से प्रेशर को रोकने की कोशिश की जाए। इसके बाद जो हुआ उसे देखकर वहां मौजूद सब लोग हैरान रह गए। जैसे ही बुलडोजर से पानी के प्रेशर को रोकने की कोशिश की गई, बुलडोजर का आगे का हिस्सा हवा में उठ गया। तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं पानी का प्रेशर कितना तेज रहा होगा। वहीं वहां खड़ा एक युवक बेखौफ वीडियो बनाता नजर आया, लेकिन ये सब होता देख वो डर गया और अगले ही पल इस लड़के को समझ आ गया कि अगर वो यहाँ 1 सेकंड भी रुका तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। इस पानी में इतनी शक्ति थी कि इसने जमीन खोदने वाली इस भारी भरकम मशीन को भी पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया। इन दिनों उत्तरी जापान भारी बारिश की वजह से बुरे हालात का सामना कर रहा है। आपातकालीन सेवाओं को एक्टिवेट कर दिया गया है। उत्तरी जापान में भारी बारिश हो रही है, जिससे बाढ़ और लैंडस्लाइड के हालात पैदा हो गए हैं। इस वजह से ट्रैफिक सिस्टम बुरी तरह प्रभावित हुआ है। सैकड़ों लोगों को शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। जापान की मौसम विज्ञान एजेंसी ने यामागाटा और अकिता प्रांतों के कई नगर पालिकाओं के लिए आपातकालीन भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने प्रभावित इलाकों के लोगों से सुरक्षा को प्राथमिकता देने की अपील की है। अकिता प्रांत के युझावा शहर में अग्नि और आपदा प्रबंधन एजेंसी के मुताबिक एक सड़क निर्माण स्थल पर लैंडस्लाइड की चपेट में आने के बाद एक व्यक्ति लापता हो गया है। एजेंसी ने आज शाम तक इलाके में 8 इंच और ज्यादा बारिश का अनुमान जताया है। लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। योकटे शहर में बचाव कर्मियों ने बाढ़ग्रस्त क्षेत्र से 11 लोगों को बचाया है। इसी के पड़ोसी यामागाटा प्रांत में यूजा और साकाटा शहरों में 1 घंटे के भीतर 4 इंच से ज्यादा बारिश हुई है। ईस्ट जापान रेलवे कंपनी के मुताबिक गुरुवार को यामागाटा शिंकानसेन बुलेट ट्रेन सेवाओं को आंशिक रूप से सस्पेंड कर दिया गया है। जर्मनी के हैम्बर्ग में सबसे बड़ी और सबसे पुरानी मस्जिद को बंद कर दिया गया। ये मस्जिद ब्लू मोसिक के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर है। जर्मन सरकार ने ये कार्रवाई कथित तौर पर इस्लामिक केंद्र और मस्जिद से चलाई जा रही कट्टरपंथी गतिविधियों की रिपोर्ट के आधार पर की। गुरुवार को जर्मनी में कट्टरपंथ के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई हुई, जिसके तहत जर्मन पुलिस के अधिकारी ने मस्जिद पर ताला जड़ दिया। जर्मन पुलिस के मुताबिक इस मस्जिद को शिया मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन चलाती है। ये ऑर्गेनाइजेशन आतंकी संगठन हिजबुल्लाह का समर्थन करती है और ईरान में इस्लामिक क्रांति लाने की कोशिश कर रही है। जर्मनी ने हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन घोषित करते हुए 2020 में प्रतिबंध लगा दिया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक जर्मनी में पुलिस ने इस्लामी आतंक से जुड़े होने के शक में 50 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की। इसमें मस्जिद के अलावा लोगों के घरों में भी छापे मारे गए। इसे इस्लामिक कट्टरपंथ के खिलाफ सबसे बड़ा एक्शन बताया गया। जर्मनी की गृह मंत्री ने कहा कि ये अभियान किसी खास धर्म के खिलाफ नहीं है, बल्कि उनके खिलाफ है जो लोकतंत्र में यकीन नहीं रखते और चरमपंथी संगठनों से जुड़े हैं। जर्मनी की गृह मंत्री ने इन पर यहूदी विरोधी भावनाएं भड़काने का भी आरोप लगाया। मैं यानी एआई एंकर जीनिया आपको नए अंदाज में इसी तरह ताजा तरीन खबरों से रूबरू कराती रहूंगी। आप देखते रहिए जी भारत।